हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब्स हब। तो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी एग्ज़ाम 2021 का जीके पोर्शन जो आएगा एग्ज़ाम में, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसका कल पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था चैनल पर। और आज इस उसी का पार्ट 2 लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन या वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये जो वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक और सीरीज लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? यानी कि हमारे सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है शुक्र, सेकंड बुध यानी मरकरी, थर्ड मंगल मार्स और फोर्थ बृहस्पति यानी जुपिटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे चमकीला तारा पूछा गया, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो आपका इसमें है, ऑप्शन नंबर आपका सही है फर्स्ट, शुक्र। तो शुक्र जो है आपका सबसे चमकीला तारा है। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। मंगल लाल ग्रह रेड कलर में दिखता है आपको, मतलब ये आपको लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। और बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसी सीरीज में दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे आप इसका मतलब आप इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है शुक्र। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। सेकंड क्वेश्चन है, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा जा रहा है कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में आपके पास है सबसे पहले बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो है झारखंड। झारखंड जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है। फ्रेंड्स, बिहार से ही झारखंड अलग हुआ था पहले, ये झारखंड अलग हुआ है बिहार से ही। तो बिहार अभी तो इसमें जैसे आपका लीची हो गया, और लीची उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर लीची है, मखाना है, मधु यानी शहद का। मध्य प्रदेश में जो है आपका ये आपका तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और उड़ीसा जो है आपका लौह अयस्क में नंबर 1 पे है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, इन सब में नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पर आपसे कोयले का सबसे बड़ा भंडार पूछा गया, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी झारखंड। झारखंड कोयले का सबसे बड़ा रिजर्व है। इसी सीरीज में थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विच इज द आउटर मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द? यानी कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी पूछी गई है यहाँ पर। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन हैं। पहला है काली, दूसरा है शिवालिक पर्वत श्रेणी, तीसरा है देहरादून पर्वत श्रेणी, चौथा कुमायूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो है शिवालिक की श्रेणियाँ जो हैं हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? यानी कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है बांग्लादेश, सेकंड नंबर चीन,
थर्ड नेपाल, फोर्थ भूटान। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको सब डिवाइड अलग अलग बता दूंगा किस देश के साथ कितनी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, कितनी किलोमीटर की सीमाएं जुड़ी हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, पहले वो मैं आपको बता दूं। इसमें जो है आपका ऑप्शन एक, मतलब क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है बांग्लादेश, तो यहाँ पे जो पूछा गया सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसमें बांग्लादेश और जितने भी 7 कंट्रीज भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं, उनमें बांग्लादेश की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे ज़्यादा है। तो मैं आपको यहाँ अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ। बांग्लादेश के साथ आपकी जो भारत की सीमा है वो 4097 किलोमीटर है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत से अटैच्ड है। इसके अलावा जो 3 देश और हैं, आपका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ भारत की टोटल 3323 किलोमीटर की सीमा है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो आपकी म्यांमार है। म्यांमार के साथ भारत की सीमा 1643 किलोमीटर है। और एक देश और बचा आपका अफगानिस्तान, इसके साथ भारत की सीमा जो है 106 किलोमीटर की है। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो 7 देशों से भारत की सीमाएं साझा होती हैं, उनमें सबकी कितनी कितनी देश से साझा हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिया है। और भारत से जो जितने भी 7 देश जुड़े हैं वो आपको मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, फिर आपका नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 कंट्रीज जो हैं भारत की सीमा से जुड़े हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन एक सही है, आपका बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा है, कितनी है, 4097 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति का जनक, तो हरित क्रांति का जनक फ्रेंड्स यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और चीन। तो हरित क्रांति का जो जनक देश माना जाता है वो है आपका फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आर्य समाज संगठन के संस्थापक कौन हैं? आर्य समाज संगठन जो है उसके संस्थापक या फाउंडर कौन है? यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल रहा है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद, थर्ड में स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा अब्दुल गफ्फार खां। तो फ्रेंड्स, आर्य समाज के संगठन के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज ये जो है इसकी जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और इसको ये जो है 1872 में इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। आत्माराम पांडुरंग जो है वो प्रार्थना समाज से संबंधित हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना से संबंधित हैं। ये प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद का जैसा कि आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन 1897 में, और वेलूर मठ 1887। ये 2 चीज़ों के संस्थापक स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। और चौथा जो आपका ऑप्शन दिया है खान अब्दुल गफ्फार खां, ये जो है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक हैं। ये आपकी जो है 1930 में इसकी स्थापना की थी अब्दुल गफ्फार खान ने। तो बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है आर्य समाज संगठन के संस्थापक, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रगान, जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन अधिनायक जय है। तो इसके रचयिता पूछा गया है, जो एंथम है, नेशनल एंथम है इंडिया का, उसके जो ऑथर हैं वो कौन है? तो फ्रेंड्स, इसमें तो आप सभी को पता है कि जनगण मन अधिनायक के रचयिता जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, अली बंधु, रास बिहारी बोस, देवेंद्रनाथ टैगोर, बट इसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडलीय परत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर? सबसे निचली वायुमंडलीय परत कौन सी है? ऑप्शन आपके हैं स्थलमंडल 1, ऑप्शन 2
समताप मंडल, ऑप्शन 3 क्षोभ मंडल, ऑप्शन 4 जल मंडल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो पूछा जा रहा है सबसे निचली वायुमंडलीय परत कौन सी है, तो इसका जो सब करेक्ट आंसर है वो आपका है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। ये आपकी सबसे निचली परत है ट्रोपोस्फेयर, और ये इसकी जो ऊंचाई है ध्रुवों पर जो है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है क्षोभ मंडल। समताप मंडल इसके जस्ट बाद वाली जो आपकी लेयर है वो है समताप मंडल। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर 18 से 32 किलोमीटर इसकी हाइट होती है, और इसमें जो है आपका क्षोभ मंडल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका देख रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? ड्यूरिंग हुज रीजन मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स पीक, मतलब जो मुगल चित्रकला थी वो किसके शासनकाल में शिखर पर पहुंची थी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल हैं, अकबर, जहांगीर, आप फर्स्ट ऑप्शन अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, फोर्थ औरंगजेब। तो फ्रेंड्स जैसा कि सभी जानते हैं जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी वो शीर्ष पर थी, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर सही है। करेक्ट आंसर आपका जहांगीर होगा। जो चित्रकला सबसे टॉप पर रही मुगल शासनकाल में वो जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो आप कभी भी पढ़ेंगे सबसे पहले आपका नाम, वो आपको हर हिस्ट्री में सबसे पहले उनका नाम मिलेगा आपको जहाँ भी पढ़ने को आएगा। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्लूटार्क, हेरोडेटस, जस्टिन और प्लिनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका, जो करेक्ट आंसर है वो है हेरोडेटस। इतिहास का जनक हेरोडेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, लोकसभा चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? यानी कि लोकसभा चुनाव में जो आपकी एलिजिबल है एज, मिनिमम एलिजिबल एज क्या रखी गई है? तो मिनिमम एलिजिबल एज जो है लोकसभा के लिए वो आपकी है 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। बट यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। तो आप भारत के निवासी हैं तो आप सभी ये जानते होंगे कि लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो 25 वर्ष रखी गई है या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। नेम ऑफ द फर्स्ट वुमन इलेक्टेड एज लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर जो पहली महिला हुई थी उनका नाम क्या है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रतिभा पाटिल, विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, हाल ही में अभी जो लोकसभा स्पीकर रही हैं वो हैं मीरा कुमार, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सही है। मीरा कुमार जो हैं वो पहली भारतीय लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो 4 ऑप्शन हो सकते हैं, प्रतिभा पाटिल को आप जानते हैं, प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति रही हैं। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली कैबिनेट मंत्री थी महिला। मीरा कुमार को आप जान ही गए हैं, यहाँ की लोकसभा अध्यक्ष पहली निर्वाचित प्रथम महिला थी। सरोजिनी नायडू राज्यपाल रही हैं उत्तर प्रदेश की। ये चारों फर्स्ट लेडीज जो हैं आप याद कर लीजिए, ये अक्सर का पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति में प्रतिभा देवी पाटिल, कैबिनेट मंत्री अगर कोई पहली महिला मंत्री हुई थी तो विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर और सरोजिनी नायडू आपकी राज्यपाल रही हैं उत्तर प्रदेश की। गुलाबों का शहर उपनाम से किसे जाना जाता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, हु इज नोन एज द सन नेम ऑफ गुलाबो। गुलाबों का शहर जो है गुलाब सिटी। तो गुलाब सिटी जो है फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? गुलाबों का शहर। तो ये गुलाबों का जो है गुलाबों का शहर जो उपनाम है वो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जयपुर, जमशेदपुर, बेंगलुरु और चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स चंडीगढ़ जो है गुलाबों का शहर माना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है, चंडीगढ़। जयपुर को आप जानते हैं पिंक सिटी, जमशेदपुर में लॉ हैस वगैरह का काम ज़्यादा होता है, आयरन सिटी ज़्यादा, और बेंगलुरु IT सिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन 4
चंडीगढ़ सही है, गुलाबों का शहर चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंडक्टेड? ऑप्शन है आपके पास चार। पहला 1951, 1947, 1956, 1962। ये चार ऑप्शन से फर्स्ट है 1951, सेकंड 1947, थर्ड 1956 और फोर्थ 1962। तो यहाँ पे पूछा है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही है। 1951 आपका ऑप्शन सही है। तो पहली जनगणना भारत की, स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर एक सही है, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? वेयर इज बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया लोकेटेड? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस मिल रहे हैं। पहला अंडमान द्वीप समूह, सेकंड निकोबार द्वीप समूह, थर्ड लक्षद्वीप और चौथा मिनिकॉय। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड है वो कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसमें सही। अंडमान द्वीप समूह में ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, यहाँ पे कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, और कराची अधिवेशन कब हुआ था ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कराची अधिवेशन आपका जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, कराची अधिवेशन। तो यहाँ पे कराची अधिवेशन का जो है अध्यक्ष कौन था ये पूछा गया है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप देख रहे हैं। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड महात्मा गांधी और फोर्थ सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए, सभी जो हैं कांग्रेस के किसी न किसी अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बट सबसे पहले आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है आपका जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, इसका सही आंसर है वो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं यहाँ पे आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, जो कराची अधिवेशन हुआ था ये आपका 1931 में हुआ था, और ये 46वां अधिवेशन था इसका कांग्रेस का 46वां अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो आपके लाहौर और लखनऊ और फैजपुर, ये तीन जो अध्यक्ष कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, इन तीनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जो ये आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था वो 1929 में हुआ था, और फिर वो 45वां था, और उसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, और फिर 1937 में फैजपुर एक गांव पड़ता, उस वहाँ पे जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो पहला अधिवेशन हुआ था जो गांव में हुआ था, उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। थर्ड में आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी आपका जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे, और वो 1924 में ये अधिवेशन हुआ था, और वो 40वां अधिवेशन था। सुभाष चंद्र बोस आपको फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं कांग्रेस के दो अधिवेशनों के अध्यक्ष रहे। एक तो था हरिपुरा, और सेकंड त्रिपुरी के अध्यक्ष रहे थे सुभाष चंद्र बोस। तो हरिपुरा अधिवेशन आपका जो हुआ था 1938 में हुआ था, और त्रिपुरी 1939 में हुआ था। ये 52वां ये था, और ये 53वां अधिवेशन था कांग्रेस का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें आपको अलग अलग डिवाइड करके बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन सा था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बाबर है, सेकंड अकबर, थर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा
इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स लाख बख्श के नाम से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना था, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपका, जो कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन और ट्रैक बॉल। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ माउस की तरह जो कार्य करता है वो कौन सा इसमें से कौन सा करता है, इन चारों में से कौन सा करता है। विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस लाइक अ माउस। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है वो आपका माउस की तरह कार्य करता है। कीबोर्ड आप जानते ही, आप टाइपिंग वगैरह करने के लिए। स्कैनर किसी पर्टिकुलर फोटो या पीडीएफ किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए किया जाता है। आइकॉन्स आप तो डेस्कटॉप में होते हैं, वो जो आप जानते ही हैं आइकॉन्स किसे बोलते हैं। आइकॉन्स एक पर्टिकुलर फोल्डर या उसको बोलते हैं, जो फोल्डर बनता है उसको आइकॉन, जो हमारे सामने आंखों के सामने दिखता है उसको आइकॉन्स बोलते हैं, आइकॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द चीफ विजिलेंस कमिश्नर। तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो होता है, मुख्य सतर्कता आयुक्त, उसकी नियुक्ति कौन करता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्यपाल। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, पहला राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री, थर्ड गृह मंत्री, चौथा राज्यपाल। तो फ्रेंड्स मुख्य सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो होता है भारत का जो राष्ट्रपति होता है, वो मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए फर्स्ट है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सेकंड 23 मई, ऑप्शन थर्ड 7 अप्रैल, ऑप्शन 4 10 दिसंबर। तो फ्रेंड्स यह जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो आपका सही आंसर इसका है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर जो है आपका विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मई की हिस्ट्री में कई घटनाएं हैं, तो वो आप एक बार देख सकते हैं नेट पे जाके, कई घटनाएं हुई थी। चीन का तिब्बत पे कुछ मैटर भी रहा है, उसका तिब्बत का मैटर कुछ रहा है, चीन और तिब्बत का मैटर कुछ रहा है यहाँ पे, चीन तिब्बत नेपाल वगैरह का 23 मई में। और 10 दिसंबर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के पार्ट 2 में बस इतना ही, और कल मैं आपका इसी का पार्ट 3 लेके आऊँगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।